गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए समाज यानी सोसाइटी के विषय में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समाज है क्या। समाज वास्तव में व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो उनके संबंध रक्त के हों, चाहे उनके वो संबंध सामाजिक हों, वैयक्तिक हों, कैसे भी संबंध हों, उनके साथ वो एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं और साथ साथ रहते हुए समाज में अंतःक्रिया करते हैं, पारस्परिक जागरूकता रखते हैं। अगर समाज के अंदर ऐसे संबंध हैं तो उन्हें हम सामाजिक संबंध कहते हैं और इनसे सभी संबंधों से समाज का निर्माण होता है। समाजशास्त्र शब्द जो है वो एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है वही समाज कही जाती है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को समाज नहीं कहा जा सकता जहां पर किसी प्रकार का संबंध ना हो एक दूसरे के साथ। यानी संबंध है तो समाज है, और अगर संबंध नहीं है तो वहां पर वो मात्र व्यक्तियों का समूह तो हो सकता है, लेकिन उसे समाज का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि समाज में आपसी संबंधों का होना आवश्यक है, जागरूकता का होना आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के जो सदस्य हैं उनके बीच में हम की भावना होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम सभी संबंधों के साथ एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं तो हमारे बीच सहयोग, संघर्ष, हम की भावना, परस्पर जागरूकता आदि का विकास नहीं होगा, और जब इन संबंधों का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा। तो निश्चित है, जैसा मैकाइवर पेज ने भी कहा है, सिमेल ने भी कहा है, समी ने एक ही बात कही है कि समाज जो है वो पूर्णतः सामाजिक संबंधों पर निर्भर करते हैं। यहाँ हम समाज की दो परिभाषाओं के विषय में जिक्र करेंगे। दोनों ही परिभाषाएं काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। पहली मैकाइवर और पेज की परिभाषा है। मैकाइवर ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध जो भी मनुष्य से मनुष्य के बीच बनते हैं, और उस जैसे मान लीजिए एक मनुष्य, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है, दूसरे का किसी तीसरे से, तीसरे का किसी चौथे से है, और तीसरे का फिर किसी पांचवें से है, तीसरे का किसी छठे। एक व्यक्ति अगर अपना देखे तो उसके एक से अधिक व्यक्तियों के साथ ताल्लुकात होते हैं, और उन अधिक व्यक्तियों के हजारों लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं। तो देखा जाता है कि एक चेन जैसी बन जाती है, और जब हम इन सभी संबंधों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखें तो एक जाल जैसा तैयार हो जाता है। यानी मनुष्य के, एक मनुष्य के अनेक से, और अनेक मनुष्यों के और अनेकानेक मनुष्यों के साथ संबंध जब बन जाते हैं तो एक जाल जैसा तैयार हो जाता है, और इसी जाल को मैकाइवर ने समाज का नाम दिया है। उन्होंने इसीलिए कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं हमें हर तरफ संबंध ही संबंध दिखाई देते हैं। कोई कर्मचारी है तो उसका कोई मालिक भी होगा, मालिक है उसका और कोई मालिक होगा, मालिक के ग्राहक होंगे तो उनका ग्राहक के साथ संबंध होगा, क्रेता का विक्रेता के साथ संबंध होगा, सहयोगी है अगर आपका कोई कलीग है तो उसके साथ आपका संबंध होगा, पति पत्नी का संबंध है, हमारे ननिहाल पक्ष से संबंध है, हमारे ससुराल पक्ष से संबंध है। तो एक देखा जाए तो एक नेट जैसा तैयार हो जाता है, एक जाल जैसा तैयार होता है, जिसे हम समाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा जॉर्ज सिमेल की है। इन्होंने कहा है समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। अंतःक्रिया से मतलब आपस में जो संबंधित हैं, जो एक दूसरे के साथ जिनका कोई ना कोई कांटेक्ट है, लेना देना है, एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार चल रहा है। तो ऐसे में जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, साथ कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसी अंतःक्रियाएं जो हैं वो समाज में व्याप्त हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समाज कहेंगे। यहाँ पर हम समाज की विशेषताओं के विषय में बताएंगे। सबसे पहली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता से तात्पर्य है कि समाज के जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं।
वो एक दूसरे के सुख में, दुख में काम आते हैं, आवश्यकताओं में काम आते हैं, और उनके बीच के जो अंतर संबंध हैं वो समाज का निर्माण करने में सहायक होते हैं। संबंधों से तात्पर्य है कि समाज में कई प्रकार के संबंध होते हैं। पहले संबंध रक्त संबंध होते हैं, जो हमारे अपने सगे संबंधियों से होते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के संबंध हमारे सामाजिक संबंध होते हैं। भारतीय समाज की ये विशेषता है कि भारतीय समाज में हर व्यक्ति के साथ हम लोग किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं और उन्हें किसी न किसी रिश्ते का नाम देते हैं। वैसे सामान्यतः समाज में कोई आपका लैंड ओनर हो सकता है, कोई आपका बॉस हो सकता है, कहीं अगर आप अध्यापक हैं तो कोई आपका प्रधानाचार्य होगा, कोई साथी अध्यापक होगा, कोई शिष्य होगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति जो है वो कई संबंधों से जुड़ा होता है और उन सब के प्रति वो अवेयर होता है, जागरूक होता है। दूसरी विशेषता है अमूर्तता। अमूर्त शब्द का मतलब होता है न दिखने वाला, एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम केवल महसूस करते हो। ऐसे ही समाज भी है। समाज कोई व्यक्ति नहीं है जिसे देखा जा सके। समाज को केवल हम लोग महसूस करते हैं। महसूस करने से मतलब समाज में हम जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाते हैं, जो संबंध बनाते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो न दिखने वाले हैं। वो संबंध तो हैं जिन्हें हम महसूस तो करते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं, यानी वो अमूर्त हैं। ऐसे संबंधों से बना हुआ समाज अमूर्त समाज होता है। अतः अमूर्तता समाज की एक विशेषता है। तीसरा, समानता एवं असमानता। कोई भी समाज हो, सभी में समानता और असमानता पाई जाती है। समानता से तात्पर्य है कि समाज सहयोग, अमूमन आपने देखा होगा हम लोग किसी की सहायता करते हैं, किसी के मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं तो वो सहयोग है। किसी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो वो सहयोग है। लेकिन समाज में कई जगह पर संघर्ष भी होता है। संघर्ष को हम सामाजिक भाषा में कंपटीशन कह सकते हैं। आप देखते हैं छात्रों के बीच में भी कंपटीशन होता है, सहयोग भी होता है। ऐसे ही किसी संस्था के कर्मचारी हैं तो उनके बीच में सहयोग भी होता है और आपस में संघर्ष भी होता है। यानी आगे बढ़ने की इच्छा जहाँ है वहाँ संघर्ष अवश्य होगा। तो समाज जो है परिवर्तनशील है, तो वहाँ पर आगे बढ़ने की इच्छा भी होगी, और जब आगे बढ़ने की इच्छा होगी तो वहाँ संघर्ष होगा। संघर्ष है, ऐसी जगह पर कई लोग सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं। जैसे विद्यार्थियों का अध्यापक सहयोग करते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार सहयोग और संघर्ष दोनों ही समाज के अनिवार्य अंग हैं। पांचवी है अन्योन्याश्रितता, एक दूसरे पर निर्भरता। इसका दूसरा मैंने अर्थ बताया, एक दूसरे पर निर्भरता। समाज में हम सभी लोग एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार निर्भर रहते हैं। निर्भर रहने से मतलब है आप किसी व्यापारी पर जो उस चीज़ का व्यापार करता है उस वस्तु के लिए निर्भर रहते हैं। कोई नेता है तो आप उस पर राजनीति के लिए निर्भर रहते हैं। पुलिस है तो उस पर सुरक्षा के लिए निर्भर रहते हैं। कानून है, कोई जज या वकील है तो उन पर कानूनी दावपेच के लिए आप उनके पास जाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। तो आप देखते हैं कि समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है। सदैव परिवर्तनशील, समाज कभी भी रुकता नहीं है, वो सदैव चलता है, सदैव परिवर्तनशील है, हमेशा बढ़ता है। आज आप देखें, क्या जैसे हम उत्तर वैदिक काल में थे क्या वैसे आज हैं, कैसे प्राचीन काल में थे क्या वैसे आज हैं। तो हम देखते हैं हम कई पीढ़ियां, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समाज हमारा एडवांस होता चला जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि समाज कभी नहीं रुकता, समाज सदैव परिवर्तनशील रहता है। अगली विशेषता और आखिरी विशेषता है कि समाज केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, बल्कि पशुओं पक्षियों में भी समाज पाया जाता है। मतलब पशु समाज भी होता है और पक्षी समाज भी होता है। जैसे हमारे बीच जागरूकता होती है, आपने देखा होगा बंदरों के समूह को, अगर आप किसी एक बंदर को छेड़ देते हैं तो सारा बंदरों का जो समूह है वो आप पर हमला करने के लिए आतुर हो जाता है। वो क्या है उनके लिए? वो सहयोग है। आपस में बंदरों को झगड़ते हुए देखा होगा, किसी खाने की वस्तु के लिए किसी उसके लिए छीना झपटी करते देखा होगा, वो उनका संघर्ष है। पारस्परिक जागरूकता है। अमूर्त है कि उनके संबंध भी जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो भी हैं
वो अमूर्त ही हैं, एक दूसरे पर वो भी निर्भर करते हैं, उनका समाज भी धीरे धीरे परिवर्तनशील हो रहा है। तो ये सारी समानताएं जो समाज की विशेषताएं हैं वो अन्य पशु समाज और पक्षी समाज में भी पाई जाती हैं। इसलिए ये न कहा जाए कि केवल मनुष्यों में ही समाज होता है, वो पशु पक्षियों में भी पाया जाता है।